हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हीट एंड टेम्परेचर। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। हेलो मुन्ना, कृष्णा, सागर, अवनीश, चंदा, शनि, नीरज, त्वइना, प्रवेश, मनोज, बिरु, गौतमी, उज्ज्वला, महिमा, सभी लोग एक बार जुड़ जाएं एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर आई थिंक देख रहे थे हम लोग। हीट ट्रांसफर में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? कंडक्शन देख लिया था। क्या क्या देख लिया था हम लोगों ने हीट ट्रांसफर में? एक बार आप लोग थोड़ा बता देंगे ताकि हम लोग उसके आगे मूव करेंगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। हीट ट्रांसफर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था? अच्छा, इंसुलेटर ऑफ हीट हो गया था, ठीक है। कंडक्शन देख लिया था हम लोगों ने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। नाउ अब हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं हीट ट्रांसफर का, रेडिएशन। रेडिएशन या फिर जैसे हम लोग क्या कहते हैं, विकिरण, ठीक है। लिखिएगा इसके बारे में, विकिरण के बारे में, कि यह उष्मा संचरण का सबसे तेज प्रक्रिया है, यानी कि इट इज फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। इट इज फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। इट इज फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि वैक्यूम में हीट ट्रांसफर किस मेथड से होता है, याद रखिएगा निर्वात में हीट ट्रांसफर, निर्वात में हीट ट्रांसफर रेडिएशन के द्वारा यानी विकिरण के द्वारा होता है। रेडिएशन के द्वारा होता है। इसके बाद याद रखना है कि सन से हीट अर्थ तक अभी ठीक है, अभी साउंड वगैरह प्रॉपर है। अभी ठीक है, चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। आई एम रिपीटिंग अगेन। मैं सब कुछ फिर से एक बार बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। हम लोगों ने हीट ट्रांसफर में कंडक्शन देख लिया था, फिर हम लोगों ने कंडक्टर ऑफ हीट यानी कि उष्मा का कुचालक देखा था, और उसके बाद हीट ट्रांसफर का दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड हम लोग ने देखा कि वो क्या है, रेडिएशन है। रेडिएशन यानी विकिरण है। विकिरण जो होता है ना, यह उष्मा संचरण का सबसे तेज मेथड है, यानी कि यह सबसे फास्टेस्ट मेथड है किसका, हीट ट्रांसफर का, ठीक है। और याद रखिएगा, निर्वात में अगर आपसे पूछा जाए कि वैक्यूम में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, तो वो रेडिएशन यानी कि विकिरण विधि के द्वारा ही होता है। कई बार पूछा जाता है कि सन से यानी सूर्य से जो पृथ्वी तक उष्मा पहुंचती है वो किस मेथड के द्वारा पहुंचती है, तो वो भी रेडिएशन के द्वारा ही पहुंचती है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि भट्टी के सामने खड़े होने पर जो आपको गर्मी का अनुभव होता है, भट्टी से, ऐसे लिख लीजिए, भट्टी से पर्सन तक हीट ट्रांसफर, भट्टी से पर्सन तक हीट ट्रांसफर रेडिएशन के द्वारा होता है। रेडिएशन के द्वारा होता है, यानी विकिरण के द्वारा होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है इतना इसमें। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे मेथड की, जो है
कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वेक्शन, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, लिख लीजिएगा, हीट फ्रॉम सन टू अर्थ इज ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन मेथड, इसको लिख लीजिएगा, हीट फ्रॉम सन टू अर्थ इज ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन मेथड। एंड याद रखिएगा, जो आपका फर्नेस होता है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम फर्नेस टू पर्सन इज बाय रेडिएशन मेथड। हीट ट्रांसफर फ्रॉम फर्नेस टू पर्सन बाय रेडिएशन मेथड। ठीक है, ये पहली स्लाइड है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताइए। इसके बाद हम लोग चलेंगे, बात करेंगे विकिरण विधि की, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे मतलब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कन्वेक्शन विधि की, कन्वेक्शन की अब हम लोग बात करेंगे। चला आगे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन या फिर जैसे हम लोग क्या कहते हैं, संवहन। संवहन, संवहन जो होता है ना, याद रखिएगा, लिक्विड तथा गैस में हीट ट्रांसफर, लिक्विड तथा गैस में हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के द्वारा यानी कि संवहन के द्वारा होता है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैस इज डन बाय कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैस इज डन बाय कन्वेक्शन। ठीक, देखिए इसके आगे की बात करते हैं तो जैसे यहां पर दो तरह से हीट ट्रांसफर हो सकता है, एक हो सकता है वर्टिकल, एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल। जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ये पानी है, अभी समझो पहले, फिर मैं इसे लिखाऊंगा अभी आगे आपको। पानी को आप गर्म कर रहे हैं, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हो। अब पानी जो है ना, पानी जो हो रहा है आपका क्या होगा, यहां पर गर्म होगा, है ना। तो ये पानी जो गर्म होगा ना, तो ये क्या होगा, यहां पर जो हीट का ट्रांसफर होगा, ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है। पहला लेक्चर याद करिए, हीट ट्रांसफर का पिछला लेक्चर याद करिए, वहां पर आपको बताया था, है ना, वहां पर आपको बताया था, यहां पर मॉलिक्यूल्स जो है ना, मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। यानी कि इसमें हीट का ट्रांसफर, यानी इसमें उष्मा का संचरण मीडियम के, जो भी माध्यम है, अणुओं के गति के कारण होता है, अणुओं के गति के कारण होता है। पहला वाला लेक्चर याद करिए, वहां पर आपको बताया था मैंने कि ऐसे पर्सन खड़े हैं यहां पर, है ना, बताया था ना, यहां पर ऐसे खड़े हैं और यहां पर कोई बॉल है, ये बॉल को यहां से यहां तक पहुंचाना है। आपको बताया था कि ये बॉल क्या करेगा, इसे पास करेगा, फिर इसे पास करेगा, फिर इसे पास करेगा, फिर इसे पास करेगा, फिर इसे पास करेगा। लेकिन जो पर्सन है ये यहीं पर खड़ा रहेगा, ये क्या कर रहा है, ये इस बॉल को यहां से यहां दे रहा है, फिर ये इसको 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 दे रहा है। और ये पर्सन जो है ये यहीं पर क्या है, स्टैटिक है। ऐसा जो मात्रक था, इसे हम लोगों ने क्या बोला था, इसे हम लोगों ने बोला था कंडक्शन, याद करो, या क्या बोला था, चालन। कि मॉलिक्यूल्स का यहां पर मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कंडीशन, दूसरा कंडीशन आपको बताया था कि ये पर्सन है यहां पर और यहां से हीट का ट्रांसफर यहां तक होना है। यहां पर क्या करेगा, ये पर्सन यहां से मूव करेगा और ये मूव करके क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर करेगा, ठीक। इसे हम लोगों ने क्या कहा था, इसे हम लोगों ने कहा था क्या, संवहन कहा था, या इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, कन्वेक्शन कहा था। यानी कि यहां पर जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मोशन होगा, मॉलिक्यूल मूव करेगा और वो फिर क्या करेगा, अपने साथ हीट को ट्रांसफर करके ले जाएगा। यहां पर जो संवहन है ना, संवहन यानी कि गैसों में, लिक्विड यानी द्रव और गैस में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो इसी कन्वेक्शन के द्वारा ही होता है।
यानी कि इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, जैसे यहां पर वाटर का आप हीट दे रहे हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर के ये क्या करेंगे, अपने साथ हीट को ऊपर ले जाएंगे और हीट का ट्रांसफर करेंगे। यानी कि इसमें जो आपका, या फिर मान लीजिए एयर है, अगर हम बात करते हैं हवा की, अगर हवा है वो अगर गर्म हो रही है तो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो अपने साथ हीट को ले जाएंगे ऊपर की तरफ, या फिर यहां पर दोनों तरह से हीट ट्रांसफर होता है, वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब देखिए यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका दो एग्जाम्पल याद रखिएगा। एग्जाम्पल पहला याद रखना है, पानी का गर्म होना, दूसरा हवा का गर्म होना, तीसरा भू समीर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, भू समीर, और चौथा समुद्र समीर। यह भू समीर और समुद्र समीर क्या है, इसको आप समझो ध्यान से। अगर आपसे पूछा जाता है ये जो लैंड ब्रीज, इसको बोलते हैं हम लोग लैंड ब्रीज, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सी ब्रीज। ये आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, लेकिन लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की घटना क्यों होती है, इसके पीछे वजह क्या है, यह आपको समझना है। उसके पीछे वजह आपका कन्वेक्शन ही इसके पीछे क्या है, कारण है। कैसे होता है, तो इसे अभी हम लोग समझते हैं। पहले आप इसे नोट करिए, फिर इसके आगे चलते हैं। पहले आप इसे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। पहले आप इसे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। अभी लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की घटना को हम लोग समझेंगे। उसके पीछे कन्वेक्शन ही मुख्य वजह है, संवहन ही उसके पीछे मुख्य कारण है। कैन आई मूव? सर 4.1 पर 4 पॉइंट मैंने लिखा है समुद्र समीर। अभी इसको पूरा हम लोग समझेंगे डिटेल में। समुद्र समीर है, फिर इसे सी ब्रीज कहते हैं, सी ब्रीज। ठीक है, और इससे रिलेटेड सवाल भी हम लोग करेंगे कल की क्लास में। इससे रिलेटेड सवाल भी करेंगे, कैसे कैसे यहां से सवाल बनते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। चलो अब समझते हैं, पहले लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की घटना को समझते हैं। एक चित्र में ले लूं पहले, फिर इस चित्र से आप चीजों को समझोगे। एक सेकंड, जस्ट वेट। समझिएगा थोड़ा सा। चलिए, ये वाला इमेज नहीं आ रहा है, कोई नहीं। ध्यान से समझिए, यह चित्र सभी को विजिबल है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा आप लोग, ये सभी को विजिबल है ये चित्र। देखो, दिन के समय में क्या होता है, जब हम लोग दिन की बात करते हैं, दिन के समय में क्या होता है, आपका जो जमीन होता है ना वो गर्म होता है। यहां से गर्म होने पर क्या होती है, गर्म हवा जो होती है ना, ये यहां से गर्म होकर के क्या जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है यहां से गर्म हवा। और यहां पर क्या होता है, सी जो होता है ना, दिन के समय जो समुद्र है वो आपका क्या रहता है, ठंडा रहता है। उसकी हवा जो है ना ये यहां पर रहती है। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं यहां पर जब क्या होगा, गर्म हवा जब यहां ऊपर जाएगी तो इधर की हवा क्या होगी, इस खाली जगह को
इस खाली जगह को फिल करने के लिए इधर से किधर आएगी, जमीन की तरफ आएगी, समुद्र से किसकी तरफ आएगी, जमीन की तरफ आएगी। इसी घटना को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी घटना को हम लोग बोल देते हैं समुद्र समीर। समुद्र समीर, ये याद रखिएगा, समुद्र समीर की घटना कब होती है, ये दिन के समय होती है, दिन के समय। और इसमें क्या होता है, इसमें याद रखिएगा ठंडी हवा जो है वो किधर से किधर आती है, ठंडी हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है। इसी घटना को क्या बोल देते हैं हम लोग, इसी घटना को हम लोग बोल देते हैं क्या, समुद्र समीर बोलते हैं। और यहां पर देखो हीट ट्रांसफर जो हो रहा है कैसे, ऐसे एक वर्टिकल हीट ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि गैस में हीट ट्रांसफर हो रहा है, और यहां पर भी आपका हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि ये जो घटना हो रही है, यहां पर कौन सी घटना हो रही है, यहां पर आपका कन्वेक्शन हो रहा है। कन्वेक्शन यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, आपका संवहन हो रहा है। सेम इसका अपोजिट होता है रात में। रात में क्या होता है आपका, रात में देखिए समुद्र जो है ना वो क्या होता है, क्योंकि समुद्र गर्म होता है रात में, यहां पर क्या होता है, ये समुद्र जो होता है वो आपका गर्म होता है, जमीन जो होता है वो आपका क्या होता है, ठंडा होता है। तो देखिए एक है किरचॉफ्स लॉ ऑफ कूलिंग या किरचॉफ्स का शीतलन नियम, ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या होता है ना, वो कहता है कि कोई भी चीज जितना जल्दी गर्म होता है वो उतना ही जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है। कोई चीज जितना धीरे धीरे गर्म होता है वो चीज उतना धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। जैसे आप स्टील है, स्टील जो है वो आपका क्या होगा, स्टील वो तेजी से गर्म होता है, तो स्टील आपका तेजी से ठंडा भी होता है। लेकिन पानी जो है, ठीक, एक मिनट वेट करिए, एक मिनट। ठीक है अभी, ओके चलिए। अब देखिए लैंड ब्रीज में क्या होता है, रात के समय क्या होता है ना, लैंड आपका जमीन जो होता है ना वो आपका क्या होता है, ठंडा होता है। क्योंकि मैंने बताया कि जो किरचॉफ्स का शीतलन नियम है वो क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी चीज जितना धीरे धीरे गर्म होगा वो उतनी धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। और जो चीज जितना जल्दी गर्म होगा वो चीज उतना ही जल्दी ठंडा होगा। इसलिए स्टील का बर्तन आप उसे गर्म करिए, बहुत तेजी से गर्म होता है, वो उतना तेजी से ठंडा भी होगा। पानी धीरे धीरे गर्म होता है, पानी को ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो जमीन जो है जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा होता है। लेकिन यहां पर ये क्या है, पानी है, पानी धीरे धीरे गर्म होगा तो इसको ठंडा होने में भी समय लगेगा। इसलिए रात में जो समुद्र है ना, यहां पर ये क्या होगा, वार्मर होगा, ये क्या होगा, गर्म होगा, और जमीन क्या होगा, ठंडा होगा। यहां से क्या होगी ना, इधर जब गर्म होगा तो ये गर्म हवा कन्वेक्शन के कारण क्या होगा, ये गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी, वार्म एयर है ना, इधर ऊपर की तरफ जाएगी। और यहां से फिर ठंडी हवाएं, ये जो ठंडी हवा इधर इधर क्या है, खाली वैक्यूम, अब यहां पर खाली जगह क्रिएट होगा। यहां से ये हवा जो है ये इधर से इधर की तरफ क्या करेगी, इधर से इधर की तरफ आपकी मूव करेगी। यानी कि ये इसका लैंड ब्रिज जो है जस्ट, यानी भू समीर जो जस्ट इसकी अपोजिट घटना है किसकी, समुद्र समीर की। भू समीर में क्या होता है, भू समीर ये कब होता है, लैंड ब्रीज ये कब होता है, इन नाइट। यही सब आपसे सवाल बनता है, ये कब होता है, रात में, नाइट में। और इसमें क्या होता है, इसमें ठंडी हवा जमीन से समुद्र की तरफ जाती है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग चलेंगे इसके आगे। अब हम लोग बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर का उष्मीय प्रसार बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर में जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है, अलग तरीके से होता है। ठीक है, किसी खाली बर्तन को हीट करते हैं, उसमें पानी डालते हैं तो यूं सिकुड़ जाता है जी। ठीक है, क्या कुछ प्रॉब्लम हो
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जल का उष्मीय प्रसार। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जल के उष्मीय प्रसार की बात करते हैं तो वाटर में क्या होता है ना, देखो वाटर की कंडीशन कुछ अलग है। जल में क्या होता है, वाटर में जीरो से जब 4 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाते हैं जल को, वाटर को, तो इसका आपको पता है वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन आपका घटता है ना। और इसका आयतन घटेगा तो आप लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये तो आपको पता है। घनत्व बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए अगर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसका डेंसिटी क्या होगा, घनत्व क्या होगा, घनत्व यानी इसका जो डेंसिटी है वो क्या होता है, वो आपका इंक्रीज होता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अब 4 डिग्री सेल्सियस कंडीशन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लिखने का आपको समय देंगे, अभी आप समझो। अब 4 डिग्री सेल्सियस, अब 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, आपका वॉल्यूम यानी आयतन क्या होता है, बढ़ने लगता है, और डेंसिटी फिर क्या हो जाता है, घनत्व फिर क्या होता है आपका, घनत्व यानी जो डेंसिटी है वो क्या होने लगता है आपका, घटने लगता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए, अगर मान लीजिए अगर पानी को 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं पानी को, मतलब 0 डिग्री से उसका टेंपरेचर हम 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम के साथ क्या होगा, आयतन के साथ क्या होगा। इस तरह के सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आयतन क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। इसी तरह अगर वॉल्यूम के बाद की बात करें, वॉल्यूम, फिर इसके बाद वॉल्यूम है, इसके बाद क्या आएगा, डेंसिटी। डेंसिटी यानी घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घनत्व पर याद रखिएगा ये पहले क्या होगा, बढ़ेगा, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड फिर क्या करेगा, फिर घटेगा, यानी देन डिक्रीज। तो वाटर का ये क्या है, आपका अलग कंडीशन है। वाटर की स्थिति क्या है, अलग कंडीशन है, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। फटाफट इसे लिखो। और ये सवाल आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है ये, और यहीं पर नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज होता है ना, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर में किसी पदार्थ को किस तापमान पर रखते हैं, किसी पदार्थ को 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर में किसी पदार्थ को किस तापमान पर रखते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। इसे भी आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर। एक पॉइंट और लिखना है, यहां पर नोट में एक पॉइंट और लिखना है। पहले एक पॉइंट लिखिए, फिर दूसरा पॉइंट लिखते हैं नोट में। यहां पर फिर एक ग्राफ भी हम लोगों को देखना है।
अरे मैं देख रहा हूं कमेंट, क्या करूं, कुछ पता नहीं, नेटवर्क इशू हो रहा है बार बार, है ना, नेटवर्क इशू हो रहा है बार बार। माई हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज डिफाइन रेडिएशन इन शॉर्ट। ओके, लिख लीजिएगा रेडिएशन को, मतलब शॉर्ट में मैं अभी डेफिनेशन ही लिख देता हूं रेडिएशन का, है ना। रेडिएशन को लिख लीजिएगा, रेडिएशन का कहां गया रेडिएशन, मैं इसका डेफिनेशन यहां पर लिख देता हूं, आप लोग लिख लेना। इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, रेडिएशन का रह गया था शायद, मैंने लिखा नहीं था। इसमें हीट ट्रांसफर बिना माध्यम के, बिना मीडियम के, या मीडियम को, जिसमें मीडियम में हो रहा है, मीडियम को गर्म किए बिना होता है, मीडियम को गर्म किए बिना होता है। यानी कि यहां पर मीडियम नहीं होगा तो भी हीट का ट्रांसफर होगा, और अगर मीडियम है तो हीट ट्रांसफर होगा, लेकिन मीडियम को यह गर्म नहीं करेगा, माध्यम को गर्म नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझा देते हैं इसको फिर से। देखो अब इसका ग्राफ भी हम लोग समझेंगे। कहां गया, देखिए 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होगा, एक तो आएगा 0 से, पहले 0 से आएगा 4 डिग्री सेल्सियस, फिर आएगा 4 से 10 डिग्री सेल्सियस, ऐसे होगा। समझो, इस दौरान आपका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। इस दौरान क्या होगा, वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, है नहीं, बताओ। इसलिए मैंने लिखा है वॉल्यूम में क्या, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इस दौरान आपका डेंसिटी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के दौरान आपका डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और यहां पर क्या होगा, 4 से 10 के बीच में क्या होगा, डेंसिटी आपका घटेगा। इसलिए डेंसिटी की कंडीशन में मैंने क्या लिखा है, डेंसिटी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, हो गया क्लियर। और रेफ्रिजरेटर में किसी भी सामान को, किसी भी पदार्थ को किस डिग्री, किस टेम्परेचर पर रखते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। एग्जैक्ट अगर आपसे, देखिए एग्जैक्ट अगर आपसे पूछना, कई बार ना क्या होता है ना, आपसे बहुत एग्जैक्ट पूछ लेंगे कि बताइए कि एग्जैक्टली कितने पर होगा, तो 3.98 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। जो वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा जो होता है ना, वो कितने पर होता है, 3.98 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपसे पूछते हैं, कई बार रेलवे वाले पूछ देते हैं ऐसे सवाल कि वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा कितने डिग्री सेल्सियस पर होगी, ऑप्शन दे देंगे ए 3.94, बी 3.98, सी 3.96 और डी दे देंगे आपका 4 डिग्री सेल्सियस। बहुत एग्जैक्ट दे देंगे। तो यहां पर याद रखिएगा, इस कंडीशन में 3.98 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना, 3.98 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना। ठीक है, नहीं मनोज जी, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि वाटर का यहां स्पेशल क्या है, ये वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो और पास आने लगते हैं। ठीक है, इसलिए उसका जो वॉल्यूम होता है ना, वो क्या होता है आपका, कम होने लगता है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में डेंसिटी बढ़ता है, वॉल्यूम घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वॉल्यूम आपका बढ़ता है, डेंसिटी क्या होता है, घटता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, अभी भी किसी को कोई दिक्कत? हाँ, उसका टेम्परेचर अलग होता है सुबह। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरा कंडीशन। आप दूसरा नोट में दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट नोट में आप सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा, कोल्ड रीजन में ठंडे प्रदेशों में पानी के पाइप फट जाते हैं,
आप ये घर में भी करके देखना, अभी आपको बताऊंगा, फट जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर कम होने पर, टेम्परेचर घटने पर, जैसे पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है ना, जैसे पानी जो है बर्फ में कन्वर्ट होता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर घटने पर पानी का आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। इसी कारण से आपका पानी का पाइप जो होता है ना, ठंडे प्रदेशों में जो पानी का पाइप जो होता है वो क्या होता है, फट जाता है। ठीक है, इसलिए आप देखिए कभी क्या करना, कोई आप पानी का बॉटल, उसमें नेक टू नेक क्या करिए, एकदम पूरा, एकदम पानी पूरा एकदम ऊपर तक एकदम बंद कर भर दीजिए और उसमें ढक्कन लगा दीजिए और उसका फ्रीजर में डाल दो। फ्रीजर में डाल देंगे आप, मतलब जो फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर होता है ना उसमें आप डाल दीजिए। आप देखिएगा वो जो जब जैसे वो जमेगा ना तो वो क्या होगा, वो उस बॉटल को क्या कर देगा, वो बॉटल जो है आपका फट जाएगा, है ना, बॉटल जो आपका क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अरे नहीं, पानी को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कैसे कर सकता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, तो उसको मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म करेंगे ना, उसके बाद तो वो पानी रहेगा ही नहीं, वो जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा यशराज, प्रीवियस लेक्चर आप देखते रहिए, है ना, बिल्कुल कन्वर्ट, बिल्कुल हो जाएगा कवर, क्यों नहीं होगा। ठीक है, यह बात समझ में आ गई सभी को, किसी को इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी जिसे हम लोग बोलते हैं आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है, अब हम लोग उसे डिस्कस करते हैं, फिर उसके आगे चलेंगे। सर पर ठंडा करने पर डेंसिटी कम होगा ना, डेंसिटी कम होगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना। यहां पर किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की, आयतन ज्यादा स्पेस वो चाहिए होगा उसको, तो इसलिए पानी के पाइप को क्या कर देगा वो, अब ज्यादा आयतन, आयतन का मतलब उसका डेंसिटी का, डेंसिटी अगर घटेगा तो वॉल्यूम क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल पढ़े हो, फिजिक्स भी पढ़ा और केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हो। कोल्ड ड्रिंक जो बनाता है ना वो फिजिक्स भी पढ़ता है और केमिस्ट्री भी पढ़ता है ना। 3.98 जो होता है ना, 3.98 डिग्री सेल्सियस पर एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है, मतलब नॉर्मली 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कई बार एग्जैक्ट वैल्यू पूछ देते हैं, तो वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा 3.98 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, पानी का क्वथनांक कितना होता है, परवेज ऑलरेडी पढ़ा रखा है बाबू। बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का 100 डिग्री सेल्सियस, जो क्वथनांक बिंदु होता है ना, और हिमांक बिंदु कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर है। आगे चला हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अगला है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी या फिर जैसे हम लोग कहते हैं आर्द्रता। आप लोग बताइए आर्द्रता से आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग आर्द्रता से आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग ये बताओ। देखो कृष्णा जी, 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे आप ऊपर जाएंगे, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस आप उसका 20 डिग्री करिए, 30 डिग्री करिए, 40 डिग्री करिए, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, डेंसिटी क्या होगा आपका, घटेगा। ठीक है, बताइए। ह्यूमिडिटी क्या होता है, चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को, या फिर कह सकते हैं हवा में मौजूद नमी की मात्रा को, या फिर इसे लिख सकते हैं वाटर वेपर प्रेजेंट
इन एयर। और याद रखिएगा इसे मेजर करते हैं किससे, इट इज मेजर्ड इन परसेंटेज। इसे किस में मेजर करते हैं, परसेंटेज में मेजर करते हैं, यानी कि इसे प्रतिशत में मापते हैं, इसे प्रतिशत में मापा जाता है। ठीक है, और यहीं से याद रखिएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला जो होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला भी पूछते हैं आपसे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर जैसे हम कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता का क्या फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर डिवाइडेड बाय हवा की जलवाष्प धारण करने की क्षमता, हवा की जलवाष्प धारण करने की क्षमता गुने 100%, ऐसे लिख ये इसका, और लिख लीजिएगा इसे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। इसे किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता का मतलब क्या होता है, भूमि में भी होता है ना, भूमि में भी आर्द्रता होती है डेफिनेटली। ठीक है, भूमि में जो जलवाष्प मौजूद होगा, वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं कि ये जो मतलब इसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसमें ह्यूमस ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है। इसे लिख लीजिएगा, इंग्लिश में लिख लीजिएगा वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर डिवाइडेड बाय वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर इंटू 100%। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर डिवाइडेड बाय वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर इंटू 100%। मान लो, अब जैसे यहां पर समझिएगा, मान लीजिए कि वाटर की जो मतलब एयर जो है, एयर की होल्डिंग कैपेसिटी है मान लो 10, कि वो 10 मतलब वाटर वेपर को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। और उसमें मान लीजिए कि वेपर आपका प्रेजेंट कितना, वाटर वेपर प्रेजेंट कितना है, 60 है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, अगर आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 6/10 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 60% हो जाएगा। जैसे आप अभी आप अपने क्षेत्र का भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेक कर सकते हो। अभी आप गूगल पे जाओ, आप अपने शहर का देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन योर सिटी, आपका जो भी सिटी का नाम है वहां पर देखिए, तो आपका परसेंटेज में दिखाएगा कि इतना टेम्परेचर है, इतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और जब भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, समझिए उतना आपके मौसम में क्या होगा, चिपचिपापन होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका मौसम में क्या होगा, चिपचिपापन होगा। ठीक है, क्लियर। हाँ, 100% यहां पर लिखा है क्योंकि जो ह्यूमिडिटी होता है ना, उसको मेजर करते हैं किसमें, हम लोग परसेंटेज में मेजर करते हैं। ठीक है, परसेंटेज में मेजर करते हैं। और जितना ह्यूमिडिटी जैसे जैसे बढ़ेगा, आपका समझिए कि वर्षा के चांसेस जो है ना उतने ही क्या होंगे, अधिक होते हैं। रेन का चांसेस क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। और याद रखिएगा, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिखने के लिए मैं समय देता हूं आपको, दे दूंगा अभी आपको, अगर सापेक्ष आर्द्रता 100% है, तो हवा, वायु संतृप्त हो चुकी है। संतृप्त हो चुकी है यानी कि एयर जो है वो क्या हो चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है। यानी कि अब उसके पास अब कैपेसिटी नहीं बचा है कि वो और वाटर वेपर को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। और एक चीज याद रखिएगा, अगर सर हमें ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे, तो इसलिए याद रखिएगा एक डिवाइस होता है एयर कंडीशनर। घर में एसी लगाते हैं ना, एयर कंडीशनर, एसी, ये क्या करता है, याद रखिएगा ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, एसी सिर्फ ऐसा नहीं कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। दोनों को क्या करता है, नियंत्रित करता है।
It regulates humidity and temperature both. It regulates humidity and temperature both. ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर बोथ। इसलिए देखते हैं अगर कमरे में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है ना, तो जैसे एसी का पाइप होता है, उससे क्या होता है, वो जो वाटर वेपर होता है वो पानी के रूप में, ड्रॉपलेट के रूप में बाहर निकलता रहता है। ठीक है, क्लियर। और याद रखिएगा एसी में प्रशीतक के रूप में प्रशीतक यानी कूलेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, कूलेंट के रूप में फ्रेयॉन गैस का यूज होता है। फ्रेयॉन गैस का क्या होता है, यूज होता है। फ्रेयॉन गैस का क्या होता है, यूज होता है। एसी में क्या होता है, फ्रेयॉन गैस का क्या होता है, यूज होता है। इसे फ्रेयॉन 32 भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर आपको फ्रेयॉन 32 भी लिखा हुआ मिलेगा। फ्रेयॉन 32 गैस का यूज होता है। ठीक है, फटाफट इसे लिखा, फिर चलते हैं इसके आगे। इसके बाद 4-5 पॉइंट और है, नोट में ही 4-5 पॉइंट और लिखिएगा यहां पर। ठीक है, हाँ, अभी नोट में और भी कई सारे पॉइंट आपको लिखना है। नोट में अब कुछ पॉइंट आप लोग लिखेंगे नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा एसी तथा फ्रिज से सीएफसी या क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस निकलती है, जो ओजोन लेयर के, ओजोन परत, और आप लोग बताएंगे ओजोन परत किस लेयर में मिलता है। ओजोन परत के क्षय के, यानी उसके डिप्लेशन के लिए, ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है। और ओजोन परत किस लेयर में मिलता है, तो याद रखना समताप मंडल में मिलता है। दूसरा याद रखना है फ्रिज में तापमान को मेंटेन रखने के लिए अमोनिया या NH3 का यूज होता है। ठीक, यानी फ्रिज में टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए किसका यूज होता है, अमोनिया का यूज होता है। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा थर्मोस्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोस्टेट एक ऐसा यंत्र है जो टेम्परेचर को, किसको, जो टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। यानी एसी और फ्रिज में थर्मोस्टेट नामक एक यंत्र लगा होता है जो क्या करता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और चौथा पॉइंट याद रखिएगा, फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ने पर, फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ने पर कमरे का तापमान बढ़ता है, ना कि घटता है। कमरे का तापमान क्या होता है, बढ़ता है। कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि जब फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ेंगे ना, फ्रिज का जब दरवाजा खुला छोड़ेंगे तो वो ज्यादा सीएफसी का क्या करेगा, एमिशन करेगा।
ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या करेगा, एमिशन करेगा, जिसके कारण कमरे के तापमान को क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। ठीक है, ना कि कमरे के तापमान को वो घटाता है। ये सारे पॉइंट आप लोग लिख लेंगे। इसके आगे की स्टोरी जो है, अभी नोट में और भी कई सारे पॉइंट लिखेंगे हम लोग। संतृप्त का मतलब सैचुरेट हो जाना, यानी कि उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको खत्म कर देना। थर्मोडायनामिक कंडीशन में 100% ह्यूमिडिटी इज पॉसिबल। देखिए नॉर्मली ये 100% ह्यूमिडिटी जो है वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि एयर जो है, अगर ह्यूमिडिटी आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% होगा तो क्या होगा, एयर इज सैचुरेटेड, एयर इज सैचुरेटेड, एयर इज अनसैचुरेटेड, इस तरह से आपसे ऑप्शंस रहेंगे। और कल हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। कल हमारा ये हीट एंड टेम्परेचर वाला टॉपिक जो है ना, हीट एंड टेम्परेचर, ये हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर परसों से हम लोग इसके आगे के टॉपिक पे हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग इससे रिलेटेड सवाल भी देखेंगे। थर्मोस्टेट देखो एक ऐसा यंत्र है ना, जो एसी में, फ्रिज में, या फिर ऐसा जो कोई भी डिवाइस जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, उसमें लगा होता है। कई बार पूछा थर्मोस्टेट क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको रेगुलेट करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। टेम्परेचर को बढ़ाना घटाना ये काम होता है इसका। हाँ तो मैंने तो लिखा है ना, यहां पर देखो एसी भी लिखा है तथा फ्रिज भी लिखा है, दोनों से लिखा है ना, ठीक है। तो इसके आगे की स्टोरी अब हम लोग देखेंगे कल की क्लास में, है ना। अभी तक इतना ही रखते हैं, और कल इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और कल हमारा ये टॉपिक भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला इंग्लिश में बोल रहा, लिख लीजिएगा। फ्रॉम एसी एंड फ्रिज सीएफसी गैस इज एमिटेड, फ्रॉम एसी एंड फ्रिज सीएफसी गैस इज एमिटेड which is responsible for depletion of ozone layer, which is responsible for depletion of ozone layer, ठीक है। पहले फिजिक्स खत्म हो जाएगा तब करेंगे स्टार्ट, है ना। इसके बाद हीट एंड टेम्परेचर के बाद हमारा जो टॉपिक है दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। ये टॉपिक होगा हमारा। चलो तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड have a good day. Thank you.